हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले क्लास 10 का मैथ का चैप्टर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या। और इस वीडियो में वास्तविक संख्या से रिलेटेड सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और साथ ही साथ उसका जो एक्सरसाइज है 1.1 उसको भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या है, प्रश्नावली 1.1 को स्टार्ट करने से पहले इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसको हम समझ लेते हैं। पहले सबसे पहले हम समझेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होती है। ठीक है, वास्तविक संख्या जैसे कि हम छोटे क्लास में पढ़े प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। हालांकि आपने 9th में भी पढ़ा है सारे नंबरों को। तो एक साथ जो है सभी नंबरों को एक साथ मिला के क्या कहते हैं हम, वास्तविक संख्या कहते हैं। जितने भी नंबर हैं, ठीक है, आपने जितने जाना है। यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊँगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, उससे टाइम भी आपका कंज्यूम होगा। यहाँ बस इसका मेन फोकस है कि क्या है आखिर ये। तो जितने प्रकार की हम संख्या पढ़े हैं अभी तक, उन सभी संख्याओं को हम कहते हैं कि वो एक तरह से क्या है, वास्तविक संख्या है। चाहे वो सम हो चाहे विषम हो, ठीक है, चाहे माइनस में हो चाहे बट्टा में हो, ऐसे हो, फ्रैक्शन में हो, ठीक है, या फिर वो करणी में हो, कोई भी संख्या हो वो हमारा एक तरह से क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्या कहलाएगा। ठीक है, अब हम समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये क्या है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है दो संख्याओं का मौसो ज्ञात करने का एक नियम है। ठीक है, जिसको दिए थे मैथमेटिशियन यूक्लिड ने और इन्हीं के नाम पर रख दिया गया था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसमें क्या करते हैं कि दो नंबरों का हम मौसो ज्ञात करते हैं, यानी कि एचसीएफ ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो उसका जो बेसिक फार्मूला होता है वो हमें याद होना चाहिए। ये होता है ए, फिर बी प्लस बी इंटू क्यू हो गया, प्लस में आर। अब यहाँ पे आर क्या होता है, तो ये लिखेंगे हम जहाँ आर जो है, ठीक है, जहाँ आर जो है 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है आर, लेकिन वो हमेशा छोटा होगा बी से। ठीक है, ये जो बी है इससे हमेशा क्या होगा, आर छोटा होगा। तो चलिए समझते हैं ए कैसे आया है। जैसे कि हम भाग देते हैं ऐसे करके, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ए है और ये हमारा बी है, ये हमारा क्यू है, नीचे है आर। तो नीचे कुछ भी बचता था तो यहाँ वाले से तो छोटा ही होता था। जैसे कि अगर हम यहाँ पे लें, मान लीजिए 17 से हम क्या करें, 17 में 4 से भाग दें तो कितने बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। नीचे बचेगा 1, तो जो 1 यहाँ पे बचा है वो हमेशा 4 से छोटा है ना, तो इसीलिए जो आर रहेगा वो हमेशा क्या है, 20 से छोटा रहेगा। ठीक है, आर जो है 0 हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ जो नंबर रहेगा वहाँ से छोटा होगा हमेशा। तो यही कंसेप्ट है इसमें। तो अभी बस केवल आपको ऐसे लिख लेना है। अभी जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि इसको कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला। ठीक है, अब हम समझते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम में संबंध आखिर क्या है, संबंध। ठीक है, यानी कि इसको संबंध समझना है तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो संख्याएं हैं। ठीक है, दो संख्याएं कौन कौन सा है, ए है और बी है, ए और बी हमारे पास दो संख्याएं हैं। अभी हम जब आगे का एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, तो उसमें दिया रहेगा आपका कि दोनों संख्याओं का गुणा दे देगा, एलसीएम दे देगा तो आपको एचसीएफ ज्ञात करना रहेगा। अगर वो एचसीएफ दिया रहेगा तो आपको एलसीएम ज्ञात करना रहेगा। तो ए कैसे निकालते हैं, तो लिखेंगे अगर हमें दो संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना हो, अगर एचसीएफ दिया होगा तो लिखेंगे एलसीएम, किसका एलसीएम निकालेंगे, इन दोनों नंबरों का बराबर लिखेंगे। दोनों नंबरों का पहले ऊपर गुणा होता है, फिर नीचे लिखेंगे एचसीएफ। अगर एचसीएफ दिया रहेगा, केवल हमें एलसीएम निकालना है तो हम इस वाले फार्मूले को अप्लाई कर देंगे। ठीक है, एक ये आप लिख सकते हैं। फिर अगर आपको एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम दिया रहेगा तो इसको क्या करेंगे, तो एचसीएफ को इधर लिखेंगे एचसीएफ किसका, ए और कामा बी का। इसको निकालने के लिए फिर ए कामा बी का गुणा ही करेंगे और नीचे लिखेंगे एलसीएम। ठीक है, किसका, तो ए कामा बी का। एक ए संबंध रहा। ठीक है, फिर एक होता है कि अगर इन दोनों का मल्टीपल क्या जो बराबर होता है वो दोनों के एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। तो लिखते हैं हम यहाँ पे पहली संख्या, इसको मानते हैं पहली संख्या गुणे
दूसरी संख्या का जो गुणा होता है वो बराबर होता है इसके एलसीएम किसके, तो ए कामा बी के एलसीएम और गुणे एचसीएफ किसके, तो ए कामा बी के। ठीक है, तो एक संबंध ए होता है। ठीक है, तो ए रहे इस एक्सरसाइज के छोटे से बेसिक कंसेप्ट, इसको हम समझ लिए हैं। अब हम चलते हैं अपने मेन एक्सरसाइज में, तब तक आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप घबराइए नहीं विभाजन एल्गोरिथम को। अभी इसका जो एक्सरसाइज 1 है ना वो पहला ही सवाल है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसे अप्लाई करेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए, हम इसको इरेज कर रहे हैं। आइए बच्चों, हम इसका प्रश्नावली 1.1 का जो पहला सवाल है वो कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है और ज्ञात क्या करना है, एचसीएफ यानी कि इसका हमें मौसा ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फार्मूला होता है उसको हम लिख लेते हैं। हम इसका मौसा हम इसी प्रोसेस पे ज्ञात करेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि इसको अगर हम छोटे क्लासों में कैसे निकालते थे इसका, कि जो भी छोटा नंबर था उसका हम बड़े वाले नंबर में क्या करते थे, भाग दे देते थे। ठीक है, भाग दे देते थे। तो चलिए इसमें भी हम वही करेंगे। तो चलिए कितने बार में जाएगा ये, अगर हम इसका टेबल पढ़ रहे हैं तो इस कितने बार में जाएगा, तो ये जाएगा आपका 1 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 135 और माइनस कर देंगे, तो 5 में से 5 गया 0 और यहाँ कैरी ले लेगा तो 12 में से 3 जाएगा तो 9 और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फिर हम नीचे जो बचता था इससे हम डिवीजन जो ऊपर वाला नंबर है उसमें करते थे। ठीक है, तो ए भी कितने बार में जाएगा, तो एक ही बार में जाएगा। 2 बार में 180 हो जाएगा, तो एक ही बार में लेके जाएंगे। तो लिखेंगे इसके 90 और घटाएंगे तो 5 तो वैसे ही रह गया और ये 13 में से 9 गया तो 4 हो गया। अब नीचे जो बचा है इसका क्या करेंगे, इससे भाग देंगे इसके ऊपर वाले नंबर यानी कि 90 में, और ये कितने बार में जाएगा, तो 2 बार में चला जाएगा। ठीक है, 90 नीचे आ गया 0। तो इस प्रोसेस को तब तक करते थे जब तक इसका शेषफल 0 ना आ जाता था। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम इस तरह के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो अब इसमें देखिए कि ए क्या है, तो ए जो हमारा ये बीच में है, जैसे कि बताया गया था आपको, ये बी था, ये ए था, ये क्यू था और नीचे जो बचता था वो आर है। तो ए की जगह पे क्या हमारा 225 है, तो लिखेंगे 225 बराबर बी की जगह पे है 135 और गुणे क्यू की जगह पे क्या है 1 है और प्लस में आर की जगह पे इसमें देखेंगे आर की जगह पे क्या बचा है 90 बचा है, तो 90 लिख लेंगे। ठीक है, फिर अब अगला प्रोसेस करेंगे तो अब इस वाले को लेके चलेंगे। तो इस वाले में ए क्या है हमारा 135 है, तो लिखेंगे 135 बराबर बी की जगह पे 90 है और क्यू की जगह पे क्या हमारा 1 ही है, प्लस आर की जगह पे क्या है 45 है। ठीक है, फिर करेंगे हम, तो अब इस वाले में देखेंगे, इस वाले में क्या है हमारा 90 है ए बराबर बी की जगह पे क्या है 45 है, 45 गुणे क्यू की जगह पे क्या है 2 प्लस आर की जगह पे 0 है, नीचे क्या बचा है 0 है। तो इस प्रोसेस को जब तक दोहराएंगे तब तक कि यहाँ आर की जगह पे 0 ना आ जाए। तो ये हमारा हो गया ऐसे विभाजन एल्गोरिथम का हम ऐसे दिखाएंगे। अब हमारा जो इसमें एचसीएफ है वो हमारा 45 है, तो लिखेंगे 135 और 225 का एचसीएफ 45 है। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। तो चलिए हम इसका पहला जो है सॉल्व कर दिए, अभी तुरंत इसको भी सॉल्व करते हैं, इसको इरेज करते हैं। चले इसका हम करने के लिए करेंगे भागी के लिए, जैसे हम छोटे क्लास में मौसा निकालते थे वैसे ही करेंगे, लेकिन लिखेंगे हम इस तरह से। अब इसका करते हैं, तो इसको क्या करेंगे हम, तो 38,220 में भाग देंगे किससे 196 से। ठीक है, और इसको ऐसे दिखा देंगे, तो भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा। अब इसमें ए नहीं है कि 3 नंबर है तो हम 3 नंबर लेके कर ले, ऐसे नहीं। मौसा निकालते हैं तो हम पूरे नंबर को एक साथ लेके चलते हैं, यानी कि अब इसका टेबल हम जितना बार पढ़ दें, 1 बार पढ़े, 2 बार पढ़े, 50 बार पढ़े, 100 बार पढ़े, हमें पूरे को लेके चलना रहता है कि कितने बार में आ रहा है। ठीक है, तो इसका हम एक बार करेंगे तो बहुत लंबा होगा। इसका जो मेन है वो हम अगर 195 बार में पढ़ेंगे तो इतना हमारा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो 195 0 हो जाएगा नीचे, तो बस इसका एक ही प्रोसेस होगा। लिखेंगे क्या ए की जगह पे क्या हमारा,
तो 38,220 बराबर बी की जगह पे क्या है 196 गुणे क्यू की जगह पे क्या है 195 प्लस आर की जगह पे क्या बचा हुआ है 0 बचा हुआ है। तो बस यही तक करते हैं, जहाँ तक 0 आ जाता है तो बस HCF क्या हो गया हमारा 196। तो लिखेंगे 196 और 38,220 का HCF 196 है। ठीक है, 196 है। तो अब इसी तरह से अब इसके तीसरे वाले को भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए रेज करते हैं इसको। और नोट किए ना, ठीक है, नोट कर लीजिए, नहीं होगा तो वीडियो को पीछे भगा के देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम इसको कर रहे हैं तो 867 में हम 255 से क्या करेंगे भाग देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे हम 867 से भाग देंगे। ठीक है, 255 से, और लिखेंगे इसको इधर दिखाएंगे। ठीक है, अब ये 2 हो गया तो इरेज कर दे रहे हैं 2 को। चलिए, तो कितने बार में जाएगा ये देखते हैं। तो इसको हम लेके जाएंगे, देखते हैं 3 बार में। 3 बार में क्या होता है 3 × 5 = 15 का 5 हो गया, फिर 3 × 5 = 15 1 16 हो जाएगा, और 3 दूना 6 और 6 1 हो जाएगा 7। ठीक है, 3 बार में घटाते हैं तो ये हो जाएगा 2 0 और ये हो जाएगा 1। अब फिर ये जो आया है इसका हम इतने बार में पढ़ देते हैं, तो क्या है 255। कितने बार में जाएगा ये, तो 2 बार में देख लेते हैं। तो 2 बार में जाएगा ये, 2 बार में क्या होगा ये हो जाएगा हमारा 204। ठीक है, क्या होगा 204। फिर कितना बचा हमारा यहाँ पे 1 बचेगा, 5 बचेगा, ये तो 0 होगा। अब जो भी आया इसको हम इसमें भाग देंगे 102 में। कितने बार में जाएगा, तो 2 ही बार में जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारा 102, यहाँ पे हो गया 0। अब इसको लिखेंगे कैसे, हमें दिखाना है BQ प्लस में R की तरह। ठीक है, तो A की जगह पे क्या है तो 867 है, 867 लिख दिए। और B की जगह पे क्या है हमारा तो 255 है। Q की जगह पे क्या है हमारा 3 है, प्लस R की जगह पे बचा हुआ है 102, तो यहाँ पे लिखेंगे 102। फिर लिखेंगे, अब इसको देखेंगे तो इसकी इस केस में जो हमारा A है वो हमारा है 255 बराबर B की जगह पे है 102 गुणे Q की जगह पे है 2, तो 2 लिखेंगे, और प्लस R की जगह पे क्या है 51 है, तो 51 लिखेंगे। ठीक है, अब चलिए अब इस नीचे वाले को केस में देखेंगे। तो नीचे वाले में क्या है हमारा A 102 है बराबर B क्या है 51 है, और गुणे Q क्या है 2 है, प्लस R क्या है 0 है। तो जहाँ 0 आ जाता है वहीं पे इसको रोक देते हैं। तो लिखेंगे हम एक लाइन 867 और 255 का HCF क्या है हमारा 51 है। ठीक है, 51 है। तो इस तरह से हम इसके पहले सवालों को सॉल्व कर लिए। चलिए अब हम इसके दूसरे सवालों को देखते हैं, तब तक हम इसको इरेज करते हैं। आइए बच्चों, हम इसके दूसरे सवालों को सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहे हैं कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q + 1 या 6Q + 3 या 6Q + 5 के रूप का होता है जहाँ Q कोई पूर्णांक है। ठीक है, आपके पास बुक होगा तो इसको बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा अगर अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो आप बुक में देख सकते हैं। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए हमें दिखाना है कि 6Q + 1 और 6Q + 3 और 6Q + 5 के रूप का कोई भी विषम पूर्णांक होता है, इसको दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना ठीक है, अच्छे से लिख दें, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, विषम पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A बराबर BQ + R। ठीक है, अगर हम इसको देखें, इस चीज़ से कंपेरिजन कराएं इस तरह से, तो अगर हम वो लिखा हुआ है पे 6Q + 1, ठीक है, फिर है कामा 6Q + 3, फिर है कामा 6Q + 5। तो अगर हम इससे कंपेरिजन कराएं 6 यानी कि BQ और यहाँ 6Q से, तो B की जो वैल्यू मिल रही है, जो हमारे मिल रही है क्या 6
बी की जो वैल्यू क्या मिल रही है हमारी 6, यानी कि बी की जगह पे क्या है हमारा 6 है। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे ए बराबर बी की जगह पे लिखेंगे 6Q प्लस आर और इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, तो अगर ये आर है तो आर की वैल्यू क्या हो सकती है। यहाँ पे आपको पहले कंडीशन बताया गया था कि जो आर की वैल्यू है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकती है, लेकिन बी से क्या होगा हमेशा कम होगा। तो यहाँ बी का मान जो 6 है तो आर के मान क्या हो सकता है बाबू, आर का मान जो है 6 से कम ही हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है, यही हो सकता है ना। तब जो भी आर का मान है इसमें से हम लिखेंगे एक लाइन कि आर में क्या क्या रखेंगे, पहले 1 है, 3 है और 5 है, इन्हीं में से लिए 1 3 5 का आर का मान समीकरण के 1 में रखने पर 1 में रखते हैं, यही है समीकरण। और जहाँ आर है वहाँ पे हम 1 3 और 5 रख के देखते हैं तो मिलेगा हमारा ए 6Q प्लस आर की जगह पे 1 हो गया। फिर दूसरा मिलेगा ए बराबर 6Q प्लस आर प्लस ए हो जाएगा 3। फिर लिखेंगे क्या, ए बराबर 6Q और प्लस में 5, तीनों मान लिख दिए तो बस हो गया हमारा। दिखा दिए कि कोई भी जो है इतने विषम पूर्णांक जो है इतने के फॉर्म में होता है, तो इतने के फॉर्म में हमने दिखा दिया, इसका जो है सॉल्व हो गया। ठीक है, हमें बस यही दिखाना रहता है। तो आर की वैल्यू निकाल के हम इस समीकरण में रख दिए हैं और बस हमारा जो भी दिखाना था वो हमारा यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके दूसरे सवालों को सॉल्व करेंगे। चलिए हम इसके तीसरे सवालों को लगाते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। आइए बच्चों हम इसके तीसरे सवालों को सॉल्व करते हैं। जैसे दूसरे सवालों को सॉल्व किए थे उसी तरह से इसको भी करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक आर्मी सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। यहाँ पे हमें जो दिया गया है कि एक दो तरह की सेना है, एक परेड करने वाली सेना है और एक बैंड जो आर्मी के पीछे बैंड बजाते हैं वो वाली सेना है। ठीक है, तो परेड करना है और दोनों के मतलब कि जितने बैंड हैं उसके सामने कितने आर्मी परेड करने वाले आर्मी रहेंगे, ये हमें स्तंभों की संख्या निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। हल करेंगे कि जो दिया है उसको लिख लेंगे। ठीक है, दिया है परेड करने वाले आर्मी सदस्यों की संख्या। ठीक है, आर्मी सदस्यों की संख्या क्या है, परेड कितने करने वाले हैं तो 616 लिखेंगे यहाँ पे 616। ठीक है, बड़े में लिख देते हैं 616। और बैंड करने वाले आर्मी सदस्यों की संख्या। ठीक है, संख्या क्या है हमारा 32 है, तो लिखेंगे यहाँ पे 32। हमें निकालना है स्तंभों की संख्या, क्योंकि कितने स्तंभ रहेंगे तो उस स्तंभ में उतना ही बैंड रहेंगे और उसमें मतलब कि जितना बैंड रहेंगे बैंड बजाने वाले उसके सामने उतना ही आर्मी रहेंगे जितने भी स्तंभ होंगे, तो उस स्तंभों की संख्या निकालना है। तो लिखेंगे स्तंभों की संख्या बराबर नहीं पता है तो क्या करेंगे हम इसका हम HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे HCF। तो HCF कैसे निकालते हैं, तो जो भी बड़ा नंबर है उसमें हम छोटे वाले नंबरों से क्या करेंगे भाग दे देंगे। तो 616 और भाग देंगे किससे तो 32 से भाग देंगे। ठीक है, तो कितने बार में जाएगा ये 32 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा 616। ठीक है, यही हमें करना है इसमें। तो देखिए करते हैं पहले हम इसका 8 बार पढ़ के देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा
8 दूना 16 का 6 हो जाएगा, 8 तरीके 24 और 24 से 25 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि हम अगर 8 बार में लेके जा रहे हैं तो भी नहीं हो रहा है, तो अभी भी कम हो रहा है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। 1 मिनट रुक जाइए। माफ़ कीजिएगा, कोई काम गड़बड़ हो गया था। चलिए इसको क्या करते हैं, 32 से हम ये क्या करेंगे 616 में भाग देंगे। तो चलिए पढ़ के देखते कितने बार में आ रहे हैं। तो अगर 10 बार में पढ़ेंगे तो 320 होगा। ठीक है, और इसको पढ़ेंगे तो चलिए 19 बार में लेके चल देखते हैं। 32 गुणे में 29, 32 और है 19, तो पढ़ेंगे तो 19 दूना 38 का 8 हो गया, हाथ में 3, 19 3 57 और 3 60। ठीक है, तो 19 बार में इसको लेके जाते हैं। 19 बार में क्या आया है 608, माइनस करेंगे तो बचेगा केवल 8। अब जो आगे इसका हम डिवीजन 32 में करते हैं, 1 बार में जाएगा तो 4 बार में जाएगा, 32 कट जाएगा, नीचे 0। ठीक है, तो स्तंभों की जो अधिकतम संख्या होगी जिसमें मार्च कर सकते हैं वो है हमारा 8। ठीक है, 8 से कैंसिल हुआ है तो वो ये हमारा 8 है। तो इस तरह से हम इसके तीसरे सवालों को भी सॉल्व कर लिए। अब हम चलते हैं चौथे सवाल की ओर, तब तक हम इसको इरेज करते हैं। आइए बच्चों, हम इसके चौथे सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, इसके नीचे भी बहुत सारा हिंट दिया हुआ है, तो हमें उसको सॉल्व नहीं करना है। आपके पास बुक होगा तो उसको पढ़ लीजिएगा, जैसे कि इस बुक में दिया है हिंट करके। ठीक है, संकेत में दिया है कि यानी कि मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यहाँ 3q, 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इसमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों का 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसी मतलब हमें यही दिखाना है इसमें। ठीक है, आपके पास बुक होगा तो अच्छे से आप देख सकते हैं। तो चलिए कैसे इसको सोल्व करेंगे, इसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हल लिखेंगे। सबसे पहले मान लेंगे, माना ए जो है कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई जो है धनात्मक पूर्णांक है। फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, या फिर एल्गोरिथम ही कहते हैं इसको। प्रमेयिका को एल्गोरिथम ही बोला जाता है, एल्गोरिथम। वो है हमारा a बराबर BQ प्लस में R होता है। तो अभी जो हमारा हिंट में दिया हुआ है, ठीक है, वो है हमारा ये जो है 3m, ठीक है, और कामा करके 3m+1 करके दिया हुआ है। तो इससे साफ साफ मतलब है कि हमारा b की जगह पे क्या हमारा 3m है। ठीक है, b की जगह पे क्या हमारा 3 है। तो लिखेंगे हम a बराबर, अब b की जगह पे लिखेंगे 3, ठीक है, m की जगह पे q है, तो 3q प्लस r है। तो अगर हम r की वैल्यू निकालना चाहें तो r की वैल्यू क्या होगी, जैसे कि हमारा कंडीशन दिखाया रहता है कि जो r है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर, लेकिन b से हमेशा छोटा रहेगा। तो b की वैल्यू यहाँ पे 3 है। अगर हम इसके कंपेरिजन करें इसके, तो b की जगह पे 3 है, तो b की वैल्यू 3 है, तो r की वैल्यू क्या होगी, 3 से कम ही होगी, या तो 0 होगी, 1 होगी और 2 होगी, इस तरह से। तो इस तरह से हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, a बराबर 3m, एक बार 0 लिखेंगे प्लस 0, तो 0 का कोई मतलब नहीं होगा, बस केवल 3m लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे 3m, सॉरी 3m नहीं 3q लिखेंगे। फिर अगर हम दूसरा देखें तो लिखेंगे a बराबर 3q और फिर लिखेंगे प्लस में 1, इसको लिख लेंगे। फिर अगर हम एक और इक्वेशन अगर देखें हम, तो लिखेंगे हम a बराबर 3q प्लस में 2 लिख देंगे। ठीक है ना, इस तरह से हमारा 3 इक्वेशन जो है हो गया है।
अब हम ये 3 इस इक्वेशन के क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। ठीक है, वो कह रहा है कि वर्ग करके दिखाना है। ठीक है ना, क्वेश्चन में लिखा है कि हमें वर्ग करके दिखाना है, इतने के रूप में होता है कि नहीं, पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के m के लिए इतने के रूप का होता है कि नहीं। तो हम तीनों का क्या करेंगे, अलग अलग वर्ग करेंगे और दिखाएं देंगे। ठीक है, तो इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा हमारा, ठीक है, तो इसका वर्ग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, चलिए अभी केवल हम इसको करेंगे। ठीक है, अभी ये जो a है ना, इस साइड को नहीं करेंगे, बस केवल ये जो वैल्यू है 3q इसको बस करेंगे। ठीक है, a वाले साइड को नहीं करेंगे, ये तो हमारा इक्वेशन है, तो इसको हम ऐसे निकाल लेते हैं बाहर, 3q कॉमा 3q + 1 कॉमा 3q + 2। बस हमें इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, वो भी अलग अलग। तो चलिए करते हैं, इसका करेंगे तो बस हो जाएगा क्या, 9q² कॉमा इसका करेंगे तो होगा हमारा 9q² और प्लस में 1 और फिर प्लस हो जाएगा 6q। ठीक है, इसका करेंगे तो अब इसका करेंगे तो क्या होगा हमारा, कॉमा करके लिखेंगे हम 9q², 2 का करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 4 और फिर करेंगे तो 3 दूना 6 और 6 दूना 12, तो प्लस में हो जाएगा 12q। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें से कॉमन करेंगे, तो जो भी यहाँ पे हमारा इसमें कॉमन निकालेंगे तो होगा 3 और फिर लिखेंगे 3q। ठीक है, हो सकता है ना 3q², इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें से भी कॉमन करेंगे। ठीक है, इसमें से क्या कॉमन करेंगे, अब अभी 2 को क्या करेंगे, इस तरह साइड में लिख देंगे, 2 को क्या करेंगे साइड में लिखेंगे, एक तरफ पहले लिखेंगे 9q² + 6q और तब लिखेंगे प्लस में 2। ठीक है, 2 सॉरी यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो 2 नहीं 1 है, तो 1 हो गए, ऐसे कर लेंगे। फिर इसमें से जो 12q है इसको इस साइड कर लेंगे, तो पहले इसको लिख लेंगे 9q² प्लस में 12q और तब प्लस में लिखेंगे 4। ठीक है, तो आइए अब कॉमन कर, जैसे इसमें इस तरह से कॉमन किए हैं इसी तरह से इसमें भी कॉमन करेंगे। तो अभी ये जो लाइन है इसको ऐसे लिखते चलेंगे 3q²। ठीक है, कॉमा इसमें हम अगर 3 कॉमन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, क्या बच रहा है, 3 ही कॉमन करना है, तो हो गया 3 कॉमन हो गया। अब बीच में जो बच गया उसको लिख देंगे 3q² प्लस में 2q प्लस में 1 कॉमा इसमें हम क्या कॉमन करेंगे, इसमें भी हम कॉमन करेंगे 3। ठीक है, 3 कॉमन करेंगे तो क्या होगा, पहले इन दोनों में कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है हमारा, इन दोनों में 4 कॉमन है। चलिए पहले इधर ही कर लेते हैं, उसको बाद में कर लेंगे। तो इसमें कॉमन करेंगे, अगर 3 कॉमन यानी कि बाहर निकाल दिए तो अंदर बचेगा 3q² प्लस, अगर ये 12 है तो अंदर बचेगा क्या 4q। ठीक है, और प्लस में बाहर में बचेगा 4। तो अभी हम क्या करेंगे, जहाँ भी केवल हम 3 के बाद जो भी वैल्यू है, 3 के बाद जैसे कि m था ना 3m, तो 3 के बाद जो भी वैल्यू रहेगी, ठीक है ना, ब्रैकेट में जो भी वैल्यू रहेगी उसको हम m मान लेंगे। जैसे कि 3 के बाद इस ब्रैकेट में 3q² है तो इसको हम m मान लेंगे, क्या मान लेंगे m, तो इसको लिख सकते हैं हम 3m कॉमा 3 के बाद जो भी वैल्यू है ब्रैकेट में इसको हम डायरेक्ट m मानेंगे, तो लिखेंगे 3 और m प्लस में 1। ठीक है, इसको लिखेंगे हम 3 और जो भी है ब्रैकेट में उसको हम मानेंगे m और ये हो जाएगा प्लस में 4। ठीक है, तो इस तरह से हमें बस केवल 2 दिखाना था कि 3m और 3m + 1, तो हमने दिखा दिया 3m और 3m + 1 को भी दिखा दिए कि स्क्वायर इस रूप में होता है, तो बिल्कुल भी होता है, हमने दिखा दिया। एक और एक्स्ट्रा दिखा दिया, क्या है 3m + 4, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें 2 ही दिखाना था तो हमने 2 भी दिखा दिया, एक और एक्स्ट्रा दिखा दिया। तो ये जो हमारा मेन जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए और इरेज करते हैं इसको। आइए बच्चों, हम इसके 5वें और आखिरी सवाल को पढ़ते हैं। इसमें दिया है, बता रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, चौथे वाले में वर्ग करना था, इसमें घन 9m
और 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। जैसे 4 वाले को किए थे ना कि अलग अलग करके हम स्क्वायर किए थे, इसमें हम घन करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी ये भी बहुत ईजी है। तो देखिए हल करते हैं बस कैसे करेंगे। सबसे पहले हम जो भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, और एक मान लेते हैं कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम भी बोलते हैं, प्रमेयिका भी बोलते हैं, इससे कोई अंतर नहीं है खास। एल्गोरिथम क्या है, तो a बराबर BQ+R है, और यहाँ पे R की कंडीशन बताई गई है कि 0 से बड़ा और 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन B से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम a देखें तो इसके कंपैरिजन अगर हम करेंगे तो a बराबर हमारा मिल जाएगा 9Q प्लस में R। तो अगर हम R की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या होगा, R की वैल्यू अगर यहाँ ये B है, क्योंकि B बराबर क्या है यहाँ पे 9 है, तो R की वैल्यू क्या होगी, तो 9 से कम ही होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 तक हो सकती है। ठीक है, और लेकिन 9 से कम ही होगी तो 8 तक हो सकती है। तो हमें करना किसके है, 9m, यानी कि हमें निकालना है किसका, R की वैल्यू अलग अलग रख के हम उसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। ठीक है, R की वैल्यू क्या करेंगे, हम अलग अलग रख के इसका बस वर्ग करेंगे, यानी कि जैसे 4 में किए थे। तो अभी हम इसको नहीं लेंगे। ठीक है, जो भी यहाँ पे है बस हम उसको लेंगे। तो इसको करेंगे तो क्या होगा हमारा, बस हम लिखेंगे 3Q और पहले 1 लिख लेते हैं और 1। ठीक है, क्या करेंगे, Q करेंगे, कॉमा 3Q और प्लस में 2 का क्या करेंगे, वर्ग Q कर देंगे, 2 का Q कर देंगे। ठीक है, और एक है इससे पहले कुछ नहीं आता तो 0 आता है, तो फिर हम लिखेंगे 3Q प्लस 0 का हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो जो भी वर्ग आएगा जैसे कि हम उसमें कॉमन किए थे, ठीक है, उसमें से हम कॉमन करेंगे। ये जो है अगर हम इसको बताएंगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, आप भी बोर हो जाएंगे। बस हम आपको हिंट दे रहे हैं कि आप तीनों को अलग अलग कर लीजिएगा, और जो भी आएगा उसको आप 9 उसमें से कॉमन करके जो भी इसमें बचेगा 3Q करके, ठीक है, ऐसे कॉमन कर लीजिएगा। और जो कॉमन किए हैं उसको बस आप m मान लीजिएगा। ठीक है, क्या मान लीजिएगा, m मान लीजिएगा। तो हमारी जो a वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी और हम उसको दिखा देंगे। ठीक है, यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने आपको दिखा दिया, बस इसको आपको क्यों करना है, और क्यों करने के बाद आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। तो जैसे 4 में स्क्वायर किए थे वैसे आप इसको क्यों कर सकते हैं, तो आप इसको बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हमने इस जो एक्सरसाइज 1.1 है इसको पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर तो बनता ही है। तो चलिए मिलते हैं हम अगले चैप्टर में।